सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार। बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि श्री शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा का। बच्चों, उषा कहते हैं भोर के समय को, जब सूर्य भगवान निकलने वाले होते हैं, तो उससे पहले का जो समय होता है उसे हम उषा काल कहते हैं। बच्चों, इनके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह जी। इनकी कुछ पंक्तियाँ बहुत कुछ इनके व्यक्तित्व का बखान कर देती हैं। वो कहते हैं, बहुत नाम है एक शमशेर भी है, किसे पूछते हो किसे हम बताएं। अर्थात ये दुनिया के नाम में गुमनाम होने वाले शख्सियत नहीं है। इन्होंने जीवन में अपना मुकाम खुद हासिल किया है, अपने परिश्रम के द्वारा, अपनी काबिलियत के माध्यम से। बच्चों, बात करें इनके हम कवि परिचय के बारे में। ये शमशेर बहादुर सिंह जी नई कविता के समर्थकों में इनकी एक अलग छवि है। नई कविता आधुनिक काल के, जो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल है, उसमें कविता लिखने का नया तौर तरीका जो अपनाया था, उसको नई कविता के नाम से जाना गया था। इनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा भी इनकी देहरादून में ही हुई। इन्होंने उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। चित्रकला में इनकी रुचि बहुत शुरू से ही थी और इन्होंने विश्व प्रसिद्ध चित्रकार उकील बंधुओं से चित्रकारी में प्रशिक्षण लिया, ट्रेनिंग ली। 1977 में चुका भी हूँ नहीं इनका काव्य संग्रह था। इनके इस काव्य संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। इन्हें कबीर सम्मान सहित और भी अन्य कई पुरस्कार प्राप्त हुए। सन 1993 में अहमदाबाद में इनका देहांत हो गया, इनका निधन हो गया। बच्चों, बात करें इनकी हम रचनाओं के बारे में। इनकी जो प्रकाशित रचनाएं हैं उनमें कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, उर्दू हिंदी शब्दकोश का संपादन, ये सब इनकी रचना है। सम्मान इनको, जैसा आपको पता है, साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला इनको। इनकी काव्य संग्रह चुका भी हूँ नहीं मैं तथा कबीर सम्मान भी इनको प्राप्त हो चुका है। बच्चों, बात करें हम इनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में, इनकी कविताओं के लेखन की जो विशेषता है उनके बारे में। वैचारिक रूप से प्रगतिशील, विचारों में ये प्रगतिशील स्वभाव के थे। और कविता का जो शिल्प था, जो उनका आर्किटेक्चर था कविता की जो इनकी लेखन शैली थी, उसमें ये प्रयोगधर्मी थे, प्रयोग करने से कतराते नहीं थे। इसलिए इन्होंने नई कविता में इन्होंने कविताएं लिखना शुरू किया। मुक्त छंद में इन्होंने अधिकांश कविताएं लिखी हैं। कवि शमशेर को एक बिंबधर्मी कवि के रूप में जाना जाता है। बिंबधर्मी, बिंब मतलब इमेज का निर्माण, शब्दों के माध्यम से चित्र प्रस्तुत करने वाला कवि जो होता है, बिंबधर्मी कवि। बिंब आपने पढ़े बच्चों, बिंब पिछले पाठों में पढ़े हैं। बिंब कई प्रकार के होते हैं, दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, ठीक है, गतिशील बिंब, स्थिर बिंब। इनकी बिंबधर्मिता शब्दों के माध्यम से रंग, रेखा एवं सूची की अद्भुत कशीदाकारी का मादा रखती है, योग्यता रखती है कि शब्दों के माध्यम से ये इस प्रकार की कशीदाकारी करते हैं शब्दों के माध्यम से कि वो देखते ही बनती है। कशीदाकारी आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ। कशीदाकारी क्या होती है? सुई से कपड़े पर हम जब कोई डिजाइन बनाएं धागों के माध्यम से, तो हम कशीदाकारी कहते हैं। इन्होंने अपनी कविताओं में समाज की यथार्थ स्थिति का भी चित्रण किया है, वास्तविक अवस्था का, काल्पनिक नहीं किया है, रियल जो अवस्था है उसका चित्रण किया है। ये समाज में व्याप्त गरीबी का भी चित्रण करते हैं कि किस प्रकार जो निम्न मध्यम वर्ग है वो गरीबी से जूझ रहा है। कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का भी अद्भुत वर्णन किया है। प्रकृति के करीब होने के कारण इनकी जो कविताओं में प्राकृतिक चित्र हैं वो सजीव लगते हैं, जीवंत लगते हैं। ऐसा लगता है सारे जो पाठक है इन कविताओं को पढ़ करके ऐसा लगता है उनके सामने कि जो सब कुछ जो घटनाएं हैं, जो कुछ कविताओं में लिखा है, वो उनकी आंखों के समक्ष ही घटित हो रहा है। उषा कविता में प्रातःकालीन वातावरण का सजीव चित्रण किया गया है कि किस प्रकार सूर्य निकलने से पहले जो आसमान में सुंदरता किस प्रकार की होती है, उसका जीवंत वर्णन उन्होंने इस कविता के माध्यम से किया है।
शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है, जॉइंट वेंचर पे खड़ी है। संधि है, कंजक्शन है, जुड़ाव है। ये जुड़ाव किस किस के बीच में है? संधि एक और साहित्य, चित्रकला और संगीत की है, तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की है। मूर्त बोलते हैं जो हमको सामने दिखाई दे, रियल, और अमूर्तता जो काल्पनिक होता है। तो इनकी संधि है, साहित्य, चित्रकला, संगीत एक तरफ है, एक तरफ वो वास्तविक स्थिति भी है और एक तरफ काल्पनिक स्थिति भी है। एक तरफ इंद्रिय है, एक तरफ अति इंद्रिय है। इंद्रिय जिनको हम अपनी सेंस ऑफ ऑर्गन से महसूस कर पाएँ, और अति इंद्रिय होता है काल्पनिक। ठीक है, तो इन्होंने सब कुछ अपनी कविताओं में उनका सहज रूप से इन सब चीज़ों को संधि करते हुए, साथ में लेते हुए अपनी कविताओं में इन्होंने अपना वर्णन किया है। बच्चों, बात करें इनके हम भाषा शैली के बारे में। शमशेर बहादुर जी ने अपनी कविताओं में साहित्यिक खड़ी बोली का बहुत प्रयोग किया है। कथा और शिल्प जो इनकी जो हैं, दोनों स्तरों पर इनकी कविता का जो मिजाज है, स्वभाव है, वो बिल्कुल अलग है, दूसरों से जुदा है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों को दिया गया है। उर्दू शायरी जो होती है वो संज्ञा विशेषणों पर अधिक बल नहीं देती, बल्कि सर्वनाम, क्रिया, अव्यय और मुहावरों पे अधिक बल इन्होंने अपनी कविताओं में दिया है। सचेत इंद्रियां, अपनी इंद्रियों की जो हमारी जो जागृत इंद्रियां हैं, सेंस ऑफ ऑर्गन्स हैं, का ये जो कवि है, जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथकर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस तो होता ही है, अनुगूंजों से भरा होता है। जब ये कवि जो समाज के हर वर्ग के प्रति, हर घटना के प्रति, प्राकृतिक जो उपादान है उनके प्रति सचेत है, सब कुछ उनको वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से महसूस करता है। जब ये व्यक्ति अपने सामाजिक स्थिति के जो उन्होंने अपने जीवन में भुगता है, प्रेम अनुभव किया है, पीड़ा अनुभव की है, संघर्ष को भोगा है, तो जब सबको मिलाकर के जब एक कविता का सृजन करता है तो कविता वो पाठक को बहुत सारी अनुगूंजों से भर देती है, वो उसे एक अलग ही लोक में ले जाती है। बच्चों, बात करें हम प्रस्तुत कविता है उषा। उषा मीन्स जानते हो, ये भोर, जब सूर्य जी निकलने वाले होते हैं उससे पहले का समय। कवि हैं इनकी शमशेर बहादुर सिंह जी, इनका ये छवि चित्र है। बच्चों, हम बात करें कविता के बारे में, जो हमको जो पाठ्य पुस्तक में दी गई कविता है उषा, इसमें कवि शमशेर सिंह ने सूर्योदय से ठीक पहले, सूर्य के उदित होने से पहले, सूर्य के निकलने से पहले पल पल परिवर्तित होने वाले प्रकृति का शब्द चित्र उकेरा है। शब्दों के माध्यम से हमारे सामने एक बिंब का निर्माण किया है, एक चित्र का निर्माण किया है। कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है कि किस प्रकार कवि जो प्रकृति में परिवर्तन हो रहे हैं उसे शब्दों के माध्यम से वर्णन कर रहा है। कवि भोर की आसमानी गति की धरती के हलचल भरे जीवन से तुलना कर रहा है कि किस प्रकार आसमान में परिवर्तन हो रहे हैं। वो परिवर्तन को कवि अपने जो समाज में जो इस वास्तविक दुनिया में लोगों के बीच जो परिवर्तन हो रहा है उनसे उनकी तुलना करता है। इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है। परिवेश मतलब वातावरण, जीवन मतलब लाइफ, सजीव वातावरण की कल्पना करता है। वो प्रकृति के जो उपादानों में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसे वो वास्तविक जीवन में वो अनुभव करता है। वो कल्पना करता है एक गांव की, वह उस गांव की सुबह से जुड़ता है। वहाँ सिल है, सिल जानते हो, जो पीसने के काम आता है, गांव में इस्तेमाल किया जाता है। मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। राख से लिपा हुआ चौका है, चौका मीन्स रसोई जहाँ चूल्हा होता है। आजकल तो हमारे पास गैस जो स्टोव होते हैं, गाँव में आज भी चूल्हे और चौके का प्रयोग होता है। और स्लेट की कालीमा पर, कालीमा मीन्स काले रंग पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे नन्हे हाथ हैं। कवि ने नए बिंब, नए उपमान और नए प्रतीकों का प्रयोग किया है। बच्चों, हम बात करें इस कविता के सार के बारे में, कविता में क्या बताने का प्रयास किया है। कवि कहता है कि सूर्योदय से पहले आकाश का रंग गहरे नीले रंग का होता है, क्योंकि सूर्य का आगमन नहीं हुआ होता है, तो हल्का गहरा नीला, हल्का कालापन लिए होता है, तथा वह शंख सा दिखाई देता है, नीले शंख के समान दिखाई पड़ता है। आकाश का रंग ऐसा लगता है मानो किसी गृहिणी ने, किसी हाउस वाइफ ने राख से चौका लीप दिया हो। गांव में जब भी सुबह रसोई में
चूल्हे पर खाना बनाते हैं उससे पहले उसकी राख को, चूल्हे की राख को बाहर निकाला जाता है और उसे मिट्टी में पानी डाल करके उसको लीपा जाता है और उसको शुद्ध किया जाता है। सूर्य के ऊपर उठने पर लाली फैलती है, सूरज की लालिमा दिखाई पड़ती है, तो ऐसे लगता है मानो काली सिल को किसी ने धो दिया हो और उस पर लाल खड़िया या मिट्टी मल दिया हो। यहाँ जो नीला आकाश है उसमें सूर्य ऐसे लगता है मानो नीले जल में कोई गोरी युवती है, सुंदर युवती है, लेडी है, उसका शरीर झिलमिला रहा हो। सूर्योदय होते ही उषा काल का यह जादू है, भोर का यह जादू है, जो सुबह का जो जादू है वो प्रभाव उसका समाप्त हो जाता है। बच्चों हम बात करें सिल की, पता है आपको सिल इस प्रकार का होता है, इस पे चटनी भी पीसते हैं, मसाले भी पीसते हैं, और ये चूल्हा है गांव का और इसको जो आसपास देखो मिट्टी से इसमें राख निकाल करके इसको पोता गया है, इसको शुद्ध करके तभी इसमें काम करना स्टार्ट करते हैं। ये खड़िया है, आज तो हम चौक का प्रयोग करते हैं, इससे पहले बच्चे जो हैं अपनी स्लेट पर लिखने के लिए सफ़ेद और लाल खड़िया का इस्तेमाल करते थे, उसको पानी में डुबो करके उससे लिखने का प्रयास करते थे। ये सफ़ेद शंख है। बच्चों हम बात करें इसके प्रथम पद के बारे में, इस पूरी कविता को 3 पदों में विभक्त किया गया है। प्रातः नवता बहुत नीला शंख जैसे, शंख के समान, यहाँ उपमा अलंकार है। भोर का नव राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बच्चों कभी इन पंक्तियों के माध्यम से कहना जाता है कि सूर्योदय के पहले का जो वातावरण है बहुत सुंदर है, मनोहारी है, मन को हरने वाला है। कभी कहता है सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो नीला शंख हो, नीला शंख, इस प्रकार ये शंख है। इसी प्रकार जो उस समय जो आसमान का वातावरण इसी प्रकार का होता है। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो इस समय आसमान का जो रंग है वो शंख के समान गहरा नीला लगता है, वह पवित्र दिखाई देता है। वातावरण में नमी है, इसलिए वो कहता है कि ऐसा लगता है कि उसको चौके को लीपा गया है, और लीपा गया है तो लीपने से उसमें नमी आ गई है, क्योंकि वातावरण में सुबह सुबह ओस रहती है, नमी रहती है, उसको गीला बताया गया है, नमी युक्त बताया गया है। सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो राख से लीपा हुआ कोई चौका है। चौका मीन्स आपको भी पिछले स्लाइड में बताने का प्रयास किया था मैंने, ये चौका होता है और चौके को लीप दिया है, इसलिए इसमें देखो भी नमी के पैचेज भी हैं। तो इसी प्रकार हाल जो सुबह के वातावरण का है, और यह चौका नमी के कारण कवि को गीला प्रतीत हो रहा है। तो कवि ने आकाश में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनकी तुलना वास्तविक जीवन में होने वाले परिवर्तनों से की है। बच्चों इसमें जैसे भोर ये समय है, अभी सूर्य भगवान इसमें कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, तो पूरा आसमान नीले शंख के समान दिखाई पड़ रहा है। नव मीन्स आसमान है। चौका आपको पता है, चौका ये होता है इसमें, ये जहाँ चूल्हा वगैरह इसमें लकड़ियाँ डाली जाती हैं, ये इसको रसोई बनाने का स्थान भी कहते हैं, रसोई इसको बोलते हैं। बच्चों हम पद देखें दूसरा इसका, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मलदी हो किसी ने। बच्चों इस पद के माध्यम से कवि कहना जाता है कि प्रातःकालीन आकाश जो है वो जब उस आकाश में सूर्य है वो क्षितिज से ऊपर उड़ता है। क्षितिज वो काल्पनिक बिंदु होता है जहाँ धरती और सूर्य मिलते हुए प्रतीत होते हैं, वास्तविकता में मिलते नहीं हैं, इसको होराइजन भी बोलते हैं। तो जब जो सूर्य है वो पूर्व से उगता है और ऐसा लगता है उस क्षितिज में कि सूर्य आसमान में नहीं बल्कि धरती से निकल रहा हो। तो जब सूर्य आसमान में ऊपर उठने लगता है तो हल्की लालिमा की रोशनी फैल जाती है। अब उसका नीलापन समाप्त होते होते सूर्य के जो लाल रोशनी के कारण लालिमा युक्त हो जाता है, लाल रंग युक्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि काली रंग की सिल जो है जिस पे चटनी पीसते हैं उसको लाल केसर से धो दिया गया, अर्थात पूरे आसमान में वो नीलापन गायब हो रहा है और सूरज का प्रकाश जो है लालिमा लेकर के आ रहा है। अंधेरा जो है वो काली सिल का तथा सूरज की जो लाली है वो केसर के समान लगती है। इस समय आकाश ऐसा लगता है मानो काली स्लेट पर, किसी बच्चे की काली स्लेट है, उस काली स्लेट पे को बच्चों ने धो दिया हो, इसके धोने के बाद उस पर लाल खड़ी उस पर मल दी हो। अंधेरा यहाँ पे काली स्लेट के समान है और सुबह की लालिमा उस बच्चे की लाल खड़िया के समान है, चौक के समान है, जिसके माध्यम से वो उस काली स्लेट पर लिखने का प्रयास करता है।
बच्चों देखो ये फिर वापस वही सिल आ गया, और ये केसर का जो पौधा होता है, और इसमें पोलन ग्रेन्स के रूप में केसर निकलता है। और केसर का हम प्रयोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेज में हम करते हैं। इसका जो ऐसा, तो इसका जो कवि ने तुलना की है वो सूरज के जो लालिमायुक्त प्रकाश की तुलना केसर से, केसर के रंग से की है। बच्चों इसका पद 3 से देखें हम। नीले जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। बच्चों इस पंक्ति के माध्यम, इस पद के माध्यम से कवि कहता है कि जो आसमान का जो सौंदर्य है वो उषा काल से और सूर्य निकलने तक वो पल पल बदलता रहता है। वह कहता है कि सूर्योदय के समय, सूर्य जब उदित होता है उस समय आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है। सूर्य की सफ़ेद आभा मीन्स चमक दिखाई पड़ने लगती है। ऐसा लगता है मानो नीले जल में, आकाश के नीले जल में किसी गोरी सुंदरी की देह मीन्स शरीर हिल रहा है, टिमटिमा रहा है। वो जो आकाश का वो बैकग्राउंड वो नीला है, पहले लालिमायुक्त हुआ, अब सूरज का प्रकाश तेज हुआ तो सफ़ेदी लिए हुए अब वो, तो उसमें ऐसा लगता है कि आकाश के नीले रंग में तो सूरज का जो सफ़ेद प्रकाश है वो किसी गोरी युवती के समान है, वो झिलमिला रहा है। धीमी हवा और नमी के कारण सूर्य का प्रतिबिंब जो है वो हिलता सा प्रतीत होता है। ऐसा लग रहा है वो कि वो सूर्य का प्रतिबिंब है, सफ़ेदी लिए हुए, वो किसी नव युवती का गौर वर्ण युक्त शरीर है, गोरा शरीर है। कुछ समय बाद सूर्योदय पूरी तरह से हो जाता है, तो उषा काल का जो भोर का जो पल पल बदलता सौंदर्य है वो एकदम समाप्त हो जाता है, और ऐसा लगता है कि उषा का जादुई प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो बच्चों इस कविता के माध्यम से कवि ने सूरज जो उषा काल से सूर्योदय के तक के जो समय है, उस समय में आसमान में जिस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, उस परिवर्तनों को वास्तविक जो समाज में लोगों के बीच जो कार्य क्रियाकलाप है उनके माध्यम से उसको जोड़ा है। सुबह सूरज उगने से पहले आसमान नीले रंग का है, ठीक है, तो जो नीले रंग का वो शंख के समान दिखाई पड़ रहा है, और ऐसा लगता है जब उसमें ऐसा लगता है कि वो किसी घर में जो चौका है, चूल्हा चौका है, उसको खड़िया से पोता है। नमी है, सुबह ओस है, उसमें धीरे धीरे सूरज जी निकलना शुरू करते हैं तो लालिमा हो जाती है। ऐसा लगता है कि किसी ने उस काली सिल को धो दिया हो और उस पर लाल रंग बिखेर दी हो, जैसे किसी बच्चे की स्लेट हो, स्लेट में कुछ लिखा हुआ था, पहले काला काला थी, काली स्लेट थी, उस स्लेट को साफ करके उस पर लाल खड़िया पोत दी हो। इसके बाद सूरज का प्रकाश तेज होता है, तो ऐसा लगता है कि नीले आकाश में जो सूरज का सफ़ेद प्रतिबिंब है वो हवा और नमी के कारण हिलता हुआ लगता है। तो कभी उसमें ऐसा देखता है कि कोई सुंदर युवती हो, जो सूरज का प्रतिबिंब है उसको सुंदर युवती के समान दिखाई पड़ता है जो आकाश में झिलमिला रही है। धीरे धीरे सूर्य अपने पूर्ण रूप में उदित हो जाता है, तो उसका जो पल पल बदलता सौंदर्य है वो कवि को समाप्त होता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ बच्चों कुछ शब्द आए हैं, जैसे गौर मीन्स गोरी, झिलमिल मीन्स मचलती हुई, देह मतलब शरीर, जादू मतलब आकर्षण या सौंदर्य सुंदरता, उषा मतलब प्रातःकाल, सूर्योदय मतलब सूर्य का उदित होना। जिस प्रकार इसमें आपको दिख रहा है कि देखो सूरज का ये जो वातावरण है अब ये लालिमा युक्त हो गया है, देखो, और जब ये सूरज जी पूरी तरह प्रकाश में आ जाएंगे तो सफ़ेद सफ़ेद लिए हो जाएगा। तो ये जो उपादान है इसमें, वो जब सूर्य हल्की हल्की लालिमा फेर रहा होता है आकाश में, उसका जो कवि ने उसका बहुत अच्छे से सौंदर्य प्रस्तुत किया है, अपने शब्दों के माध्यम से चित्र बनाया है। ये एक सुंदर युवती का छवि चित्र है, दोनों में समानता है, देखो अब काफ़ी लग रही है। बच्चों हम देखें इसके अब भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य के सीबीएसई में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन पॉइंट्स में जो आपको लिखे हैं इनमें से आप दोनों प्रश्नों को हल कर सकते हो। हम कवि ने प्रकृति का मनोहारी वर्णन किया है, मन को हरने वाला। कवि ने उषा काल का, भोर के समय का सुंदर दृश्य बिंब प्रस्तुत किया है, देखने वाला बिंब। ग्रामीण परिवेश है उसका सजीव वर्णन है।
माधुर्य गुण हैं, ये काव्य के गुण होते हैं, माधुर्य मधुरता है इसमें। तो बच्चों ये पहले 4 पॉइंट्स हैं, इनको आप भाव सौंदर्य के अंतर्गत आप लिख सकते हो। और जब भी आप भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य लिखें, आपको जरूर ये लिखना है कि ये पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के उषा नामक कविता से उद्धृत हैं, जिनके कवि शमशेर बहादुर सिंह है। इस प्रकार आपको हर कविता के बारे में इस प्रकार लिखना है, चाहे वो काव्य सौंदर्य हो चाहे वो भाव सौंदर्य हो। तो पहले 4 पॉइंट्स हैं, आप इनको भाव सौंदर्य के अंतर्गत डाल सकते हैं। काव्य सौंदर्य है, इसमें देखो हिल रही हो में मानो इसमें संभावना तलाशी गई है, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। वैसे पूरे जो कविता में ही उत्प्रेक्षा अलंकारों की झड़ी लगी हुई है। शंख जैसे में उपमा अलंकार है, यहाँ समानता दर्शाई गई है। सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। छंद हैं, मुक्तक छंद हैं। नए बिंबों और उपमानों का प्रयोग किया गया है। सरल, सहज और खड़ी बोली में सुंदर अभिव्यक्ति है। तो बच्चों इस प्रकार आप ये जो लास्ट के 4-5 पॉइंट हैं, इनको आप काव्य सौंदर्य के अंतर्गत डाल सकते हैं। बच्चों इस वीडियो में जो भी आपने छवि देखी हैं वो मेरी अपनी नहीं है, ये एनसीईआरटी की बुक और जो गूगल से ली गई हैं। बच्चों उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको ये कविता समझाने का प्रयास किया है, इसका भावार्थ, शब्दार्थ, कविता का सारांश, इसका प्रतिपाद्य और इसका भाव और काव्य सौंदर्य वो आपको समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।